हेलो फ्रेंड्स, तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करें। तो सेकंड चैप्टर का नाम है आपके पास गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहली यूनिट में 4 चैप्टर हैं, ये दूसरा चैप्टर आता है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो गाउस का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके अनुप्रयोग भी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है क्षेत्रफल सदिश से। पहला टॉपिक क्या आएगा आपके पास? क्षेत्रफल सदिश। आज तक आपने सुना होगा कि जो क्षेत्रफल है वो कैसी राशि है? अदिश राशि। लेकिन यहाँ पे जब अपन विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम पढ़ेंगे तो इसमें अपन क्षेत्रफल को सदिश राशि की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब क्षेत्रफल की भी एक निश्चित दिशा मान के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी पृष्ठ लिए जाएंगे, जैसी भी आकृति के पृष्ठ लिए जाएंगे, उनके लिए क्षेत्रफल को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास कोई एक आयताकार पृष्ठ है या वर्गाकार पृष्ठ है, ऐसा मान ले इसका कोई ना कोई एक निश्चित क्षेत्रफल होगा। मान ले इसका क्षेत्रफल एरिया है ए, तो इसकी दिशा हमेशा कैसे मानी जाती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। इस दिशा को अपन एकांक सदिश से व्यक्त कर सकते हैं, एन कैप से। एकांक सदिश हो गया एन कैप, तो इस दिशा को अपन एन कैप से लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। कैसे होगी ये आप समझें एग्जाम्पल से। जैसे मेरे पास आपके पास ये है, कोई एक 3D बॉक्स है। इस 3D बॉक्स को अगर आप गौर से देखें तो मैं बोलूँ इस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा, तो कैसे होगी? याद क्या रखना है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अब 2 दिशाएं हो सकती हैं, ये पृष्ठ है, इसके लंबवत बाहर की ओर ये, और अगर अंदर लें इसमें तो ये आ जाएगा अंदर की ओर, तो वो गलत है। आपको क्या लेना है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। मैं बोलूँ इस पृष्ठ के लिए क्या होगी? इधर वाले के लिए, तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की। इस पृष्ठ के लिए क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इस पृष्ठ के लिए क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इस पृष्ठ के लिए क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। समझ पा रहे हैं? इस पृष्ठ के लिए क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर होती है। जैसे अपन बात करें, ये बेलनाकार है, ये गिलास आप देख रहे हो। मैं बोलूँ इसमें इस पृष्ठ की दिशा, इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी। इस पृष्ठ के लिए, ये बेलनाकार पृष्ठ है, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? तो इसके लिए अलग अलग होगी हर बिंदु पर। जैसे मैं बोलूँ इस बिंदु पर बताओ, तो इस बिंदु पर इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। मैं बोलूँ इस बिंदु पर बताओ, इस पर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। मैं बोलूँ इस बिंदु पर बताओ, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। यूँ यूँ यूँ, हर बिंदु पे कहीं भी चेक करोगे तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की। मैं बोलूँ ऊपर वाले पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। तो आप समझ पाए, क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर होंगी। जैसे ये आयत है, ये सिंपल आयत है, ऐसा मान लो, दिशा क्या लेंगे? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगर इधर लेना चाहें तो भी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, क्लियर। तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है किसी भी दिए गए पृष्ठ के लिए, उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। आगे अपन बात करते हैं, आगे आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स क्या है ये समझे। पहले थ्योरेटिकल डेफिनेशन। आपके पास कोई दिया गया पृष्ठ है, ऐसा कोई एक पृष्ठ दे रखा है इस तरीके से। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे गुजर रही हैं, ऐसे समझना। अब ये रेखा ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ठीक। कोई दिक्कत?
तो कोई दिए गए पृष्ठ से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से गुजर रही हैं, तो इनमें से आप पता करो कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत है। तो यहाँ देखोगे तो ये भी मुड़ गई, ये भी मुड़ गई, ये भी मुड़ गई, ये भी मुड़ गई, ये गई सीधी। तो ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ के लंबवत है, केवल ये वाली है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? किसी दिए गए पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। किसी दिए गए पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है बताओ? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्लियर है? आपको केवल कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गिननी है? जो इस पृष्ठ के लंबवत है, इनको नहीं गिनना है। जैसे यहाँ विद्युत फ्लक्स कितना हो गया? 1, क्योंकि कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत है? 1। तो किसी दिए गए पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। मैथमेटिकल यदि बात करें तो मैथमेटिकल क्या होता है कि विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से व्यक्त करते हैं, फाई। अब मैथमेटिकल क्या बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटाएं, अदिश गुणा हटाएं तो क्या आता है? कॉस थीटा। ठीक है? कैसे आया ये समझना आप। जैसे मान लिया आपके पास कोई एक ये दिया गया पृष्ठ है, ये पृष्ठ दिया हुआ है। अब मान लें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इससे ऐसे गुजर रही हैं, यूँ एक लेके दिखा रहा हूँ जी, बहुत सारी हो सकती हैं, समांतर समांतर गुजर रही हैं सब, ऐसा मान लें। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर इस तरीके से गुजर रही हैं तो आप यहाँ गौर से देखो तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा तो मैंने क्या बताई थी? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा। और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा। और मान लें इनके बीच में कोण कितना बन रहा है बताओ? थीटा। कितना कोण बन रहा है बताओ? थीटा। तो ये ई ए कॉस थीटा जो आपको समझाया है, ये ई ए कॉस थीटा में थीटा क्या है बताओ? ई और ए की दिशा के मध्य कोण, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा के मध्य कोण। ऐसे मान लो बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं ऐसे इस तरीके से, समझ रहे हो? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा, इन दोनों के मध्य बना कोण ये है थीटा। तो समझ में आया विद्युत फ्लक्स की गणितीय परिभाषा। गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। तो फाई बराबर ई डॉट ए, या डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो क्या आएगा? ई ए कॉस थीटा। और थीटा क्या होगा? ई और ए के मध्य कोण। विशेष रूप से समझें, ई और ए के मध्य कोण है, तो यदि ई समांतर है ए के तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर ई और ए समांतर है तो थीटा 0। थीटा 0 तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, तो फाई का मान हो जाएगा ई ए। तो फाई अधिकतम हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स अधिकतम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ई गुणा ए। और अगर ई लंबवत है किसके बताओ? ए के। अगर ई और ए लंबवत हो जाए तो थीटा 90 और कॉस 90 का मान होता है 0, और 0 अगर यहाँ रखो तो ये सब 0, तो मतलब विद्युत फ्लक्स हो जाएगा न्यूनतम, मिनिमम कितना हो जाएगा बताओ? 0। समझे आप? कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो जाएगा आपके पास मिनिमम 0। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब थीटा 0 हो तो अधिकतम होगा विद्युत फ्लक्स और थीटा 90 हो तो न्यूनतम होगा विद्युत फ्लक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूँ लंबवत जा रही है, यूँ पृष्ठ के लंबवत, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी यही होगी पृष्ठ के लंबवत, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी हो गई। तो थीटा क्या हो गया? 0। दोनों समांतर, तो थीटा 0, तो अधिकतम विद्युत फ्लक्स होगा। और अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के समांतर जा रही हैं, ये पृष्ठ हो गया, इसके समांतर जा रही हैं ऐसे ही, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो गई। और क्षेत्रफल सदिश की हमेशा कैसे बताइए? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो दोनों के बीच में कोण कितना हो गया? 90 डिग्री।
तो इस केस में कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा पृष्ठ से के लंबवत नहीं गुजर रही है, तो इसलिए यहाँ पे पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 0। तो विद्युत फ्लक्स भी कितना हो गया बताओ? 0। या थीटा हो गया 90, तो विद्युत फ्लक्स भी कितना हो गया बताओ? 0। तो समझे आप, गणितीय रूप में विद्युत फ्लक्स क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स का बायोडाटा खोले तो कैसी राशि है? अदिश राशि। ये आपको पता होना चाहिए। जब दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, अदिश गुणनफल किया जाता है, तो कैसी राशि मिलती है बताओ? अदिश राशि मिलती है। ठीक है। दूसरी बात, इसका मात्रक क्या होगा? तो आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आपसे पूछे इसकी विमा क्या होगी? विमा, तो विमा कैसे बनाएंगे? देखो, न्यूटन मतलब होता है बल, तो बल की विमा हो गई m1L1T-2 गुणा मीटर स्क्वायर मतलब L2, मीटर मतलब दूरी, और उसका स्क्वायर मतलब L2, और कूलाम मतलब आवेश की विमा बताई थी मैंने T1A1। हल कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो क्या आई विमा बताओ? m1L3, T को ऊपर ले जाएं तो T-3 और A-1, तो m1L3 T-3 और A-1, ये आएगी आपके पास विद्युत फ्लक्स की विमा। आएगी या नहीं? सतत पृष्ठ के लिए अगर विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लिखें तो ऐसे लिखते हैं, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी है ना। मतलब अनियमित आकार के पृष्ठ हैं या अनियमित रूप से विद्युत क्षेत्र रेखाएं उनसे गुजर रही हैं, तो उस केस में किसी पृष्ठ से, दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यदि अपन ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे? किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे बताओ? ई डॉट डी ए, है ना। मतलब परिवर्तनशील है, वेरिएबल है यदि विद्युत क्षेत्र, तो अपन क्या फार्मूला लगाएंगे? ई डॉट डी ए। फार्मूला वही है ई, है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं अपन? पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पांश लेंगे जिसका क्षेत्रफल मान लेंगे डी ए। ठीक है। तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर ई डॉट डी ए, और ये अल्पांश के लिए हुआ। पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो क्या कर देंगे? समाकलन। अब ये जो कार्यक्रम होता है ये एक बंद पृष्ठ के लिए होता है, तो बंद पृष्ठ के लिए होता है तो यहाँ पे एक गोला लगाया जाता है। ये जो समाकलन का चिन्ह है इस पर गोला लगाया जाता है। ये गोला बता रहा है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ये गोला क्या बताता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है। तो आप ऐसा गोला लगाएंगे। तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र से यदि आपको विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो ये फार्मूला काम मिलेंगे। फार्मूला वही है, अगर नियत है, अपरिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र है, नियत है, कांस्टेंट है, तब तो ई डॉट ए लगाओ या ई ए कॉस थीटा लगाओ, और परिवर्तनशील है तो क्या लगाएंगे अपन? ई डॉट डी ए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये था आपके पास विद्युत फ्लक्स। इसका एम के एस पद्धति में मात्रक क्या होता है बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, तो आगे बढ़ें। आगे देखो, आगे आप अपन बात करते हैं, नया टॉपिक लेते हैं, सतत आवेश वितरण। ठीक है। इस चैप्टर में नया टॉपिक आता है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, है ना। सॉरी, ये भी अलग अलग होते हैं। पहला होता है आपके पास रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व होगा लैम्बडा से व्यक्त करेंगे। अब पहले तो समझना है सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है।
सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है? सतत मतलब लगातार, और आवेश वितरण मतलब आवेश वितरित है। कोई भी पृष्ठ है, कोई भी सतह है, कोई भी आयतन है, कोई भी क्षेत्र है, उसमें एक सतत रूप से, एक लगातार रूप से आवेश वितरित है, एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो इसका मतलब ये हो गया सतत आवेश वितरण का। अब बात करते हैं रेखिक आवेश घनत्व। तो रेखिक मतलब समझते हो, रेखिक मतलब लीनियर, एक रेखा। तो रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है इसको समझे। जैसे आपके पास कोई चालक तार है इस तरीके का, ये कोई चालक तार है, अगर इसको Q आवेश दिया जाए, अगर चालक तार को Q आवेश दिया जाए तो ये संपूर्ण आवेश इस चालक तार की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। हो जाता है नहीं? अगर कोई चालक तार है, इस चालक तार को अगर Q आवेश दिया जाए तो ये Q आवेश इसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान ले कि इस चालक तार की लंबाई कितनी है बताओ, L है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये हो गया सतत आवेश वितरण, रेखिक रूप से सतत आवेश वितरण। कभी ऐसा हो सकता है कि एक चालक तार है, उसको एक तरफ से आवेश दिया और वो सतत है, लगातार जुड़ा हुआ, एक तरफ से आवेश दे दिया और दूसरी तरफ आवेश पहुंचा नहीं हो सकता, क्योंकि चालक में आवेश का प्रवाह होता है नहीं। तो उसमें संपूर्ण रूप से उसकी पूरी सतह पर संपूर्ण रूप से एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है? इस चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, समझना आप, Q/L। Q/L को क्या पढ़ेंगे? चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश का मान क्या कहलाता है? रेखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये जो चालक तार है इसकी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश रेखिक आवेश घनत्व कहलाता है, लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं नहीं? इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक तो आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम और लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, कूलाम पर मीटर। C/m मतलब कूलाम पर मीटर। इसे बोलेंगे रेखिक आवेश घनत्व। किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश क्या कहलाता है? रेखिक आवेश घनत्व। ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि अगर आप इस चालक तार के छोटे छोटे टुकड़े करो तो हर टुकड़े पे आवेश का मान अलग हो जाएगा और हर टुकड़े की लंबाई भी क्या हो जाएगी? अलग। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी कोई राशि लें जो परिवर्तित ना हो। यदि चालक तार के टुकड़े कर दिए जाएं तो वो कौन सी राशि होगी? प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश, मतलब रेखिक आवेश घनत्व। अब चालक तार के आप छोटे छोटे टुकड़े कर दो, उसके बाद भी प्रति इकाई लंबाई पे, हर इकाई लंबाई पे कितना आवेश वितरित है? इतना। तो इस राशि का मान हमेशा क्या रहता है बताओ? नियत रहता है, ठीक है। तो ये है रेखिक आवेश घनत्व। अब मान लें कि इस चालक तार का एक छोटा सा अल्पांश उपस्थित है। इस छोटे से अल्पांश पे, अल्पांश मतलब छोटा टुकड़ा, इस अल्पांश पे आवेश है dq और इसकी लंबाई है dl। तो फिर रेखिक आवेश घनत्व कितना होगा? लैम्ब्डा बराबर dq/dl, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, अल्पांश की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। मात्रा क्या होगा? वही कूलाम पर मीटर। तो ये हो गया आपके पास रेखिक आवेश घनत्व। ऐसे दूसरा आपके पास जो आता है, दूसरा आता है क्षेत्रफल आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को अपन सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा मतलब आधा ने। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? नाम से पता लग रहा है। इस पे क्या होगा? कोई पृष्ठ होगा। पृष्ठ किसी भी शेप का हो सकता है। पृष्ठ आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, ठीक है, वृत्ताकार, ये अनियमित आकार का। तो कोई भी एक पृष्ठ है, चालक पृष्ठ। अब इसको अगर अपन Q आवेश देते हैं, Q, तो ये आवेश इस पृष्ठ की संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मान लें कि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है बताओ? एक ए है या नहीं? तो बताओ एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश Q/A, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है बताओ? पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसे सिग्मा से व्यक्त करते है ना। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, सिग्मा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब यदि अपन बात करें
कि अगर इसका छोटा टुकड़ा ले लें, कोई छोटा अल्पांश ले लेते हैं, ये कोई छोटा अल्पांश ले लिया अपन ने यहाँ, मान ले इस अल्पांश का आवेश कितना है dq और इसका क्षेत्रफल कितना है बताओ dA। तो छोटे अल्पांश के लिए सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो गया बताओ, dq/dA। इस अल्पांश के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा बताओ, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। इसका मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास होगा क्या, आयतन आवेश घनत्व। तीसरा आता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व कैसा होगा बताओ, कि जैसे आपके पास कोई 3D ज्योमेट्री है, ये एक घन है, घन, ये चालक घन है, इसको Q आवेश दिया तो ये Q आवेश इसमें एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और मान ले इसका आयतन कितना है V, तो किसी ठोस के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, इसको रॉ से व्यक्त करते हैं, रॉ। किसी ठोस के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश क्या कहलाता है बताओ, आयतन आवेश घनत्व रॉ कहलाता है। ठीक है। अगर इसका कोई छोटा अल्पांश ले लें तो छोटे अल्पांश पे आवेश मान लेंगे dq और उसका आयतन मान लेंगे dv, तो इसको भी रॉ से व्यक्त करेंगे। समझ रहे हो। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आयतन आवेश घनत्व। क्या है, किसी ठोस के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व, रॉ से व्यक्त करते हैं। तो ये तीनों राशियां आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये तीनों राशियां क्या होती हैं, एक छोटे अल्पांश के लिए या एक बड़े टुकड़े के लिए या कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं इनके, उनके लिए, सभी के लिए राशियां का मान हमेशा क्या रहता है बताओ, नियत रहता है। इसलिए इन तीन राशियों को परिभाषित किया गया है। ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में।